सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम जानेंगे क्लास 9th के यूनिट 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का यूनिट 1, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये आपकी जो नई एनसीईआरटी की बुक अभी आई है उसका ये फर्स्ट यूनिट हो गया है। पुराने वाले में सेकंड यूनिट था। तो आज इस चैप्टर को हम समझेंगे। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एश्योर यू, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है अगर आप इसे ढंग से समझेंगे। सिर्फ आप इस अगर वीडियो को देख लेंगे, आप इस वीडियो से ही बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो इसमें मैंने हर चीज़ कवर की है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ज़्यादा, और उसी को आज हम समझेंगे इस सेशन में। तो यूनिट का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो हमें इसमें समझना क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। हम इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आज़ादी होती है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और क्या आज़ादी नहीं होती है एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये फ़ोटो से आप समझ सकते हैं जैसे कि राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, वॉइस, चॉइस, सिटीज़न, पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ किस में आती है, डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक आइडिया अभी आपके पास नहीं है, तो इसमें हम डेमोक्रेसी का एक बेसिक आइडिया समझेंगे कि बेसिक आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का। वैसे ही आपकी 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक दोनों आपको सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बताने के लिए ही है, बट स्टिल हम इसमें समझेंगे बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इट्स एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये एक्सपैंड हो रही है। पर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि और कंट्रीज़ में एक्सपैंड हो रही है, प्लस ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, तो वो भी हम समझेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसमें क्या है कि जो अब्राहम लिंकन थे, यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। इनकी स्टोरीज़ भी बहुत फेमस हैं, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी बाय द वे। तो इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इनकी कोटेशन बहुत ज़्यादा फेमस है आज भी डेमोक्रेसी को समझने के लिए। पर किसी एक फेमस कोटेशन के बेसिस पे हम डेमोक्रेसी के डेप्थ नहीं समझ सकते कि ये कितनी गहरी चीज़ है। तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है, इसकी शुरुआत ग्रीक वर्ड जिसका नाम है डेमोक्रेटिया। तो डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड जो कि डेमोक्रेटिया है उससे डिराइव किया गया है। तो ग्रीक में जो डेमोज होता है, इसमें ये जो डेमो है, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, ठीक है। मतलब पीपल यहाँ पे रूल करते हैं। डेमोक्रेटिया का मतलब है पीपल रूल्स। सिंपल मतलब ग्रीस में सिंपल, एकदम बेसिक डेफिनेशन। हालांकि हमने यहाँ पे देख लिया है एक फेमस कोटेशन बाय अब्राहम लिंकन। अब हम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसको समझते हैं कैसे। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये क्या है, ये इलेक्टेड लीडर हैं। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे जो एक आम आदमी होता है वो वोट डालता है और अपना कैंडिडेट चूज़ करता है कि इसको मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर देखने वाला हूँ, इसको मैं एज अ एमपी, एमएलए, जो भी है मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से वो वोट डालता है। तो इंडिया में जनता चूज़ करती है कि मेरा नेता कौन होगा। बाकी अगर हम सऊदी अरेबिया का एग्ज़ाम्पल देखें तो इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया में क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे जो उनका राजा है उसको चूज़ नहीं किया जा सकता। वो जैसे आज मोहम्मद बिन सलमान है, इनके पापा राजा थे, उसके पापा राजा थे। तो ये क्या है कि एक हिरार्की है कि एक ही फैमिली रूल करते आ रही है सऊदी को। इसमें नॉर्मल आदमी को राजा बनने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी। और डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि इसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये डेमोक्रेसी है, ये नॉन डेमोक्रेसी है। अब आते हैं कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।
फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पहला, द रूलर्स, कौन रूल करेगा, रूलर कौन है। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, ऊपर वाली जो हमने डेफिनेशन देखी थी पिछली स्लाइड में, रूलर कौन है। कौन से ऑफिशियल्स को इलेक्ट किया जाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनाव जीत के आया है, इलेक्शन जीत के आया है, वो कैसे डिसीजंस ले सकता है। और जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ये सब किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये चीज़ आती है डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब रूलर्स की कैटेगरी में। दूसरा, इलेक्शन। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस का मतलब है कि हम चुनते हैं मेरा नेता कौन हो। डेमोक्रेसी में चूज़ करता है आम आदमी कि मेरा रूलर कौन होगा। ठीक है, तो किस तरह के इलेक्शन होते हैं? क्या नॉर्मल आदमी वोट डाल सकता है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुने हुए लोग ही वोट डाल सकते हैं? तो हर चीज़ इसमें देखी जाएगी। पीपल कौन है यहाँ पे, कौन से लोग रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, जो उस देश को चलाएगा उसको कौन इलेक्ट कर सकता है। क्या वो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, क्या वो सिर्फ गरीब लोग कर सकते हैं, क्या सब कर सकते हैं। किस बेसिस पे सिटीज़न को राइट्स मिलने चाहिए कि वो वोट डाल सकता है। ये भी सोचने वाली बात है कि वो अगर 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तभी वोट डाल सकता है, या 10 लाख से कम कमा रहा है तब वोट डाल सकता है। क्या डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास राइट है, किस सिटीज़न के पास राइट है कि वो वोट डाल सकता है, और किसको राइट नहीं है वो वोट डाल नहीं सकता। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या जो जीता हुआ आदमी आया है, जीता हुआ आदमी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आए हैं, तो क्या वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं कि उनके ऊपर भी कुछ लिमिट्स है डिसीजन लेने के लिए? भाई जैसे यहाँ पे लिखा है लिमिट्स, ठीक है, कुछ लिमिट्स के अंडर उनको काम करना पड़ेगा। तो हर चीज़ क्या है, लिंक्ड है। क्या डेमोक्रेसी में जो जीत के आया है, जो गवर्नमेंट जीत के आई है, क्या उसके लिए नेसेसरी है कि वो जो राइट्स है सिटीज़न के उसको रिस्पेक्ट करें? ये बहुत सारे ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं। अभी हम चैप्टर के अंदर घुसे नहीं हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने हैं। ठीक है, ये स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, स्लाइड में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में अब पहली चीज़ स्टार्ट होने वाली है, वो है पहला, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो भी बड़े डिसीजंस होंगे, जो देश के लिए डिसीजंस होंगे, वो सब कौन लेगा? जो आदमी इलेक्ट होकर के आया है, इलेक्टेड लीडर्स। इसको समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू, और वो एग्ज़ाम्पल कुछ नहीं, अपने पड़ोसियों का एग्ज़ाम्पल है, पाकिस्तान। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये आदमी एक मिलिट्री कूप आपका वो पहला यूनिट हट गया तो उसमें था वो, वरना मैं आपको बताता हूँ मिलिट्री कूप क्या होता है। एक सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार पहले से चल रही थी उसको एकदम से हटा देना, आइदर यूजिंग वायलेंस और मिलिट्री ताकत यूज़ करके, जैसे भी हटाना है, उस एक गवर्नमेंट को एकदम से हटा देने को उसको हटा देने को कूप बोलते हैं। तो अक्टूबर 1999 का टाइम था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी के जनरल थे ये, इन्होंने एकदम से सरकार बदल दी, मतलब सरकार पलट दी और ये रूलर बन गए। जो उधर पहले से इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको चेंज करके ये खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बन गए, अपनी मिलिट्री पावर यूज़ करके, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके। और 2002 में जा कर के ये प्रेसिडेंट भी बन गए अपनी कंट्री के। तो ये प्रेसिडेंट कैसे बने? इन्होंने एक रेफरेंडम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूछा जाता है जनता से कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो कि हमें अपोज कर रहे हो। तो इन्होंने एक रेफरेंडम निकाला, जनता से पूछा कि आप बताओ कि मैं क्या 5 साल और रहूं प्रेसिडेंट इस कंट्री का या नहीं रहूं। तो जाहिर सी बात है ये बस पूछा, चाहता कोई नहीं था कि ये रहे, बट इन्होंने बहुत सारी गलत टेक्टिक्स का यूज़ करके, बहुत सारे गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करके वो रेफरेंडम में अपना यस बढ़वाया, और यस ज़्यादा होने की वजह से इनको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया अपनी ही कंट्री में एज अ रूलर काम करने का। तो ये प्रेसिडेंट भी बन गए जा कर के, और आते ही इन्होंने पावर में कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का था उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया।
इन्होंने अपनी पावर इतनी बढ़ा दी कि जो भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी, नेशनल प्रोविंशियल असेंबली को पार्लियामेंट की तरह समझ सकते हैं। इसे आपने अगर फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा तो पार्लियामेंट हाउस होता है, तो ऐसे ही उसको अभी आप असेंबली समझो कि वैसा ही कोई असेंबली होता है, और वो पाकिस्तान में था, है अभी भी। और जो भी सिविलियन कैबिनेट का सारा काम होगा वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इनके ही आदमी चलाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नहीं, इन्हीं के आदमी बैठे हुए थे, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स भरे हुए थे। मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसको डोमिनेट करके रखा था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। तो एक तरह से देखा जाए तो मिलिट्री ही सारी चीज़ों पे रूल कर रही थी, सारे डिसीजंस मिलिट्री ले रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शंस भी होने लगे। इन्होंने इलेक्शन को रोका नहीं, बट फैक्ट क्या है कि जो इलेक्ट होकर के आ रहे थे उनके पास कम पावर थी। ये जो जनरल पहले से ही बैठा हुआ था इसके पास ज़्यादा पावर थी, परवेज़ मुशर्रफ के पास, और जो इलेक्ट होकर के आ रहे थे उनके पास कम पावर थी। इसमें लिखा है कि फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। इलेक्शन हो रहे थे, लोग जीत भी रहे थे, पर जब वो पावर में आ रहे थे तो उनके भी ऊपर कोई और बैठा हुआ था, वो था ये आदमी बैठ कर के सरकार चला रहा था, जबकि इलेक्टेड आदमी नहीं था, ये सिर्फ आर्मी का जनरल था, एक अच्छी पोजीशन पर था, और इसने अपनी गलत पावर यूज़ करके पहले तो ये सरकार गिराई, सरकार चेंज की। अक्टूबर 1999 में 2002 में प्रेसिडेंट भी बन गया। इलेक्शन तो हो ही रहे थे, ठीक है, पर जो इसकी पावर थी मुशर्रफ की, वो बहुत ज़्यादा पावर थी। अब एक क्वेश्चन हमें पूछना है, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में रूलर था वो इलेक्ट होके आया था? देखो, इलेक्शन तो हो रहे थे वहाँ पे, बट जो रूलर था, जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी थी, मिस्टर मुशर्रफ उर्फ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्शन तो हुए गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, पर जो रियल पावर थी वो उनके हाथ में थी जो इलेक्टेड नहीं थे। तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसने हमारे पहले फीचर को ही ख़त्म कर दिया। वो क्या था कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दोनों के दोनों इलेक्ट होके आते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी तरह हो, परवेज़ मुशर्रफ की तरह, वो सब इलेक्ट होके आते हैं, जनता उन्हें चुनती है और तब वो रूल करते हैं। पर यहाँ पे उल्टा था पाकिस्तान में, तो इसीलिए हम उसको नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे पाकिस्तान वाले को, और इंडिया वाले को हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहली चीज़ हुई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चाइना का एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि आखिरकार क्या होता है। चाइना का भी लेंगे हम और मेक्सिको का भी एग्जांपल लेंगे हम इसमें। तो चाइना में जो इलेक्शंस होते थे वो हर 5 साल में इलेक्शंस होते थे, जस्ट लाइक इंडिया में भी 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। तो उधर की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं क्वांगुओ रेनमिन दाइबियाओ दाहुई, यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं पार्लियामेंट चूज़ करने के लिए, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस में अराउंड 3000 मेंबर्स हैं। पर इसमें जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंटेस्ट करने के लिए एक कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो उसको अप्रूवल चाहिए कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ही बिलीव करे, और कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती है कि वो आदमी रूल करेगा या वो आदमी रूल नहीं करेगा। हर चीज़ क्या है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती है। जिसमें 3000 मेंबर्स हैं उस पार्टी में, सारी चीज़ें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती है। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, या उसके जो छोटे छोटे 8 अलायंस हैं, 8 गठबंधन के साथ ही या कम्युनिस्ट पार्टी का वो आदमी होना चाहिए, या तो छोटी 8 पार्टियों में से किसी एक पार्टी से हो या कम्युनिस्ट पार्टी में से हो, तभी उसको इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा। एज़ पर 2002 और 2003, आज भी ऐसा ही है चाइना में, तभी उसको इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा। पर जो भी गवर्नमेंट जीते, हर किसी की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म ही होगी और वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर होगा। तो ये भी गलत चीज़ है।
क्यों? मैं तो किसी और आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जनता के लिए वो आइडियोलॉजी सही है, मैं जानता हूँ। और लोग भी उस आइडियोलॉजी को फेवर कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखूँ। तो इधर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है। कम्युनिज़्म क्या है हम अच्छे से समझेंगे, हिस्ट्री की बुक में 9th में ही है, हम अच्छे से समझेंगे। बाकी ये एक एग्जांपल से आपने समझा कि ये भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? इसमें आपको एक ही पार्टी का मेंबर होना पड़ेगा अगर आपको जीतना है इलेक्शन तो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम मैक्सिको का। मैक्सिको में हर 6 साल में, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हर 6 साल में मैक्सिको में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। तो 2000 तक की बात है, जब 2000 का टाइम था, आज तो 2022 है। 2000 में क्या था कि जो PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ मैक्सिको, ये जो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ये जीतते आ रही थी अंटिल 2000, ठीक है। इसके खिलाफ 8 पार्टीज़ और थी जो इलेक्शन लड़ती थी। इलेक्शन में क्या है कि ये 8 पार्टीज़ हैं, 8 की 8 इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन हर बार क्या होता था कि एक ही पार्टी जीतती थी जिसका नाम था ये PRI। और ये 8 की 8 जो दूसरी पार्टी थी इनके साथ धोखा होता था, ये कभी जीत ही नहीं पाते थे, कभी भी नहीं जीत पाते थे। पर ये सबको पता है और आपको भी आज पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। इनके तरीके बहुत ख़राब होते थे। डर्टी ट्रिक्स क्या, ये ज़्यादा पैसा यूज़ करते थे। और डर्टी ट्रिक्स में क्या है कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन सभी को ये अपनी पार्टी मीटिंग में बुलाते थे, उनको फोर्स करते थे, उनको समझाते थे कि इलेक्शन होगा तो हम ही जीतने चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोर्स करते थे कि इलेक्शन होगा तो हम जीतेंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे उनको ये फोर्स करते थे कि जो भी टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को समझाए कि PRI जो पार्टी है वो बेस्ट पार्टी है मैक्सिको के लिए। आप बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करिए कि वोट तो सिर्फ PRI को ही जाना चाहिए। मीडिया की जो एक्टिविटी थी, मीडिया कम्प्लीटली बायस्ड थी। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो भी काम करती थी ये लोग कभी कवरेज नहीं देते थे उसको कि अपोजिशन क्या कर रही है। इसके बदले बल्कि वो अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते थे, जबकि क्रिटिसाइज़ रूलिंग पार्टी को करना चाहिए क्योंकि वो पावर में है। ये लोग अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते थे। कभी कभार क्या होता था कि पोलिंग बूथ जो ये लगाते थे, जहाँ पे इलेक्शन के लिए वोट डालने आते हैं, पोलिंग बूथ पे आते हैं लोग इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह बदल देते थे लास्ट मिनट में, ताकि देखो यहाँ पे क्या, अगर इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे वोट डालने आए हैं, पर एकदम से आखिरी मोमेंट पे क्या करते थे कि ये उठा करके उस पोलिंग बूथ को दूसरी जगह, दूसरे शहर में शिफ्ट कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि भीड़ तो यहाँ लगी थी, शिफ्ट वहाँ हो गया तो वहाँ भीड़ ही नहीं है, तो लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। और इनके पास पैसे भी बहुत थे। मैक्सिको की जो पार्टी है PRI, इनके पास पैसे भी बहुत थे, ये बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे अपने कैंडिडेट और कैंपेन के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो इधर दूसरी पार्टी का स्कोप ही नहीं है जीतने का। तो इसको भी क्या हम डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं, यहाँ पर पार्टी भी है, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, पर क्या ये इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इलेक्शन सही तरीके से हो ही नहीं रहे हैं। तो बोलने के लिए तो मैक्सिको में बैठे लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, बट नहीं है डेमोक्रेसी। इधर एक फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे कोई आम आदमी सोचे कि मैं PRI के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ लूँगा और जीत जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि फेयर चांस नहीं है जीतने का। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सिंपल बात। तो मैक्सिको हो गया या चाइना हो गया, दोनों की सेम हालत है, दोनों जगह डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यहाँ पे चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे मैक्सिको की PRI हो, दोनों में से कोई भी नहीं हार सकता। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो ये हार भी सकते हैं अगर ये गलत काम करेंगे। तो ये डिफरेंस है डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी में। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। 1 person 1 vote and 1 value as per universal adult franchise।
ये क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का। इसमें जो भी 18 ईयर से ऊपर का है, 18 प्लस है, आइदर मेल हो आइदर फीमेल हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको वोट डालने का हक है। कोई उसको रोक नहीं सकता वोट डालने से उसके देश में। जैसे कि इंडिया में कोई भी 18 प्लस अडल्ट वोट डाल सकता है। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि 2015 तक साउथ अफ्रीका में जो वुमेन थी उनको वोट डालने का हक नहीं था। 2015 भी रिसेंटली कुछ साल पहले ही उनको वोट डालने का हक नहीं था। इस्टोनिया ने अपना जो सिटीजनशिप रूल था, इस्टोनिया एक कंट्री है यूरोप साइड में, उसने अपना सिटीजनशिप रूल ऐसा बनाया कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे वो वोट नहीं डाल पा रहे थे, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वोट डालना। इस्टोनिया ने ऐसा किया। फ़िजी एक आइलैंड है जहाँ पे 2 तरह के लोग रहते हैं, एक होते हैं इंडिजीनियस फ़िजी और एक इंडियन फ़िजी होते हैं। इंडिजीनियस फ़िजी जो थे उनको ज़्यादा पावर दी। फ़िजी एक आइलैंड है, उधर इनको ज़्यादा पावर दी गई इंडिजीनियस फ़िजी को एज़ कम्पेयर टू इंडियन फ़िजी। इंडियन फ़िजी कौन थे? जो इंडिया से माइग्रेट होके गए थे वहाँ पे। और इंडिजीनियस फ़िजी जो वहाँ पे पहले से ही रह रहे थे या जो थोड़े सेंट्रल एशिया साइड से आए थे, वो इंडिजीनियस फ़िजी थे। और इंडियन फ़िजी जो इंडियन ओरिजिन से गए थे, तो इंडिजीनियस फ़िजी को ज़्यादा वो दिया गया वहाँ पे पावर, और इलेक्शन में ज़्यादा वैल्यू दी गई उनके वोट को। तो इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट सिटीज़न जो है, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, एज़ पर कन्वेंशन 18 साल से ऊपर का जो आदमी है वो वोट डाल सकता है, और उसके वोट की वैल्यू सिर्फ एक होगी, सबकी एक वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि एक अमीर आदमी है, रिच आदमी है, उसने डाला एक बार वोट और उसकी वैल्यू हो गई 5, और एक गरीब आदमी है, उसने वोट डाला तो उसकी वैल्यू रहेगी 1। नहीं, अमीर के वोट की वैल्यू भी एक है, गरीब के वोट की वैल्यू भी एक है, दोनों इक्वल हैं। दैट्स द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू चलता है। अगला फीचर है डेमोक्रेसी का रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें हम जिम्बाब्वे की कहानी समझते हैं। आप क्रिकेट देखते होंगे तो जिम्बाब्वे एक कंट्री है, हालांकि अफ्रीकन कंट्री है ये। तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी वाइट माइनॉरिटी से 1980 में। वाइट्स वहाँ पे रूल करते थे और 1980 में जिम्बाब्वे एक आज़ाद देश बना। और तब से लेकर के जब वो आज़ाद बना, ज़ानू पीएफ नाम की एक पार्टी उस कंट्री को रूल कर रही थी। और हाँ, ज़ानू पीएफ ने जिम्बाब्वे की फ़्रीडम की जो स्ट्रगल थी, जो फ्रीडम की लड़ाई थी, उसमें बहुत साथ दिया था लीडर्स का, ज़ानू पीएफ पार्टी ने। लेकिन इनके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ये है रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के। इन्होंने कंट्री को रूल किया जब से देश आज़ाद हुआ उनका। इलेक्शन यहाँ पे रेगुलरली होते थे और हर बार ज़ानू पीएफ जीतता था। पॉपुलैरिटी थी, ठीक है, कि भाई अगर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ़ाइट किया है तो पॉपुलैरिटी थी उस टाइम पे। जैसे इंडिया में कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ़ाइट किया तो स्टार्टिंग में उसकी पॉपुलैरिटी थी बहुत ज़्यादा। मुगाबे प्रेसिडेंट जो थे वो पॉपुलर तो थे, बहुत ज़्यादा उनको समर्थन था लोगों का, बट वो गलत तरीके से इलेक्शन जीता करते थे, इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दिया करते थे। हर बार जब भी गवर्नमेंट इनकी बनती, हर साल या कुछ सालों में, ये हर बार कॉन्स्टिट्यूशन को इतना चेंज कर देते थे। और हर बार जितनी बार भी इन्होंने चेंज किया, इन्होंने जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी, यानी जो रॉबर्ट मुगाबे की पावर थी, कंट्री का जो प्रेसिडेंट थे, वो ज़्यादा कर दी, उनको लेस अकाउंटेबल बता दिया। मतलब कि वहाँ पे जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल रॉबर्ट मुगाबे नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी, अपनी पावर बढ़ा दी, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डिसीजन तुम लो, तुम्हारे पास पावर है, पर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अगर कुछ गलत हो गया तो ये अकाउंटेबिलिटी इसने अपनी कम कर दी। ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को डराया गया, धमकाया गया, उनको मीटिंग नहीं करने दी गई। अगर वो पावर में है तो अपोजिशन पार्टी को मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं, उनको
बहुत गलत किया उनके साथ। जो भी उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करता उन सारे प्रोटेस्ट को इलीगल बोल दिया जाता कि ये देशद्रोह का काम है, और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, पीटा मारा, जो भी किया। तो प्रोटेस्ट को उन्होंने इलीगल बोल दिया, जबकि डेमोक्रेसी में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। पर यहाँ पे क्या है कि अगर वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेगा तो चलो अंदर, जेल में चलो। एक लॉ बना दिया जिसमें कि जो प्रेसिडेंट है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, लिमिट कर दिया गया। क्रिटिसाइज़ किया जाएगा तो जेल, लॉ को अगर तोड़ोगे तो जेल जाओगे। टेलीविज़न जो था, टीवी, रेडियो, हर चीज़, मीडिया, हर चीज़ क्या था कि गवर्नमेंट ही रेगुलेट करने लगी। और वो जो रूलिंग पार्टी का वर्जन हुआ करता था, उनकी दलीलें हुआ करती थी, सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती थी टीवी और रेडियो पर। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, उसको भी डराया धमकाया गया, उनके भी जर्नलिस्ट्स को डराया धमकाया गया रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा कि अगर देखो, प्रेस के पास एक फ्रीडम है, वो जनता की आवाज़ उठाती है, उसको उस फ्रीडम में वो दिखाए कि समाज में कहाँ क्या चीज़ गलत हो रही है। बट रॉबर्ट मुगाबे ने उसको भी बैन कर दिया, और जो भी उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता था सबको पकड़ के जेल में, मतलब गलत करने लगे उनके साथ। कोर्ट के जो जजमेंट आते थे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आ ही नहीं पाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेशराइज़ कर देती थी जज के पावर कम कर दिए उन्होंने। बट फाइनली 2017 में जैसे कहीं पर गलत हो रहा है तो सच्चाई की जीत तो होनी है कभी ना कभी, ऐसे ही 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को ऑफिस से निकाल दिया गया। तो जिम्बाब्वे का हमें जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या बताता है कि ठीक है, जो आदमी पॉपुलर है वो जीते, ठीक है, जो आदमी पॉपुलर है वो इलेक्शन में खड़ा होगा और जीतेगा, जाहिर सी बात है। बट सिर्फ इतना सा केस सफिशिएंट नहीं है। वो जो पॉपुलर सरकार है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी पार्टीज़ का स्कोप नहीं था, लॉ ही नहीं था कुछ। लॉ तो ऐसा था कि अगर तुम रॉबर्ट मुगाबे के ख़िलाफ़ कुछ बोलोगे तो सीधा तुम्हें अंदर कर देंगे। तो ऐसा लॉ भी हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। आप इसको इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं। अभी जितने भी हमने एग्जांपल लिए, मैक्सिको का लिया, चाइना का लिया, सऊदी अरेबिया का लिया, हर एक चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से। इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए इंडिया इज़ अ फुल फ्लेज डेमोक्रेसी। तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, वरना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो जीत करके आई है वो तो कुछ भी कर सकती है। एक बार इलेक्शन हुआ, जीत गए, अब तो कुछ भी चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब को की सरकार कुछ गलत ना करे सिटीजन्स के साथ, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट कोर्ट जिसे कहते हैं इंडिया में, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि वो सरकार के कंट्रोल में ना हो, जुडिशरी खुद से फंक्शन करे, सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती, वो सरकार को भी धमका सकती है, इतनी पावरफुल जुडिशरी होती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट यूनिटी है अपना, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए क्विक समरी देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके फीचर्स भी हमने देखे। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। The choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. The exercise of the choice leads to a government limited by rules of the Constitution and citizens' right. एक क्विक समरी थी, आप इसको फिर से देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो। अब आता है वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है वो हम समझ गए, लेकिन अब आता है कि डेमोक्रेसी क्यों। तो सबसे पहले कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं वर्ल्ड में, हर तरह के लोग हैं वर्ल्ड में, तो उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है कि जो लीडर्स हैं वो तो चेंज होते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आप आर्ग्यूमेंट्स दो। तो वो क्या है कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, जिससे इंस्टेबिलिटी आती है। आज अगर ए आदमी पीएम है, कल बी आदमी होगा, उसके बाद सी आदमी होगा,
तो जाहिर सी बात है कि ए ने सरकार चलाई है, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, लेकिन वही अगर चेंज होता रहेगा तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी आएगी चलाने के सिस्टम में सरकार को। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन है, किस किस के बीच में, ए के बीच में, बी के बीच में, सी के बीच में, ये सभी क्या कॉम्पीट करके जीतते हैं। तो ये क्या है कि कभी कभी गलत गलत तरीके भी अपनाते हैं जीतने के लिए, जैसे कि मसल पावर का इस्तेमाल करना, मनी का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे जो मोरालिटी का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डेमोक्रेसी में क्या है कि एक डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें ना करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने की वजह से उसमें डिले होता है डिसीजन में। जो चीज़ 10 दिन में इम्प्लीमेंट की जा सकती है उसमें 100 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले उसमें डिस्कशन होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये एक आर्ग्यूमेंट है कि इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो लोगों के बारे में अच्छे से नहीं जानते कि उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, तो बैड डिसीजंस लेते हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन तो है ही, ऑफ कोर्स करप्शन है, इंडिया में डेमोक्रेसी है तो करप्शन भी है। ऑर्डिनरी पीपल जो डेमोक्रेसी में हैं उनको यही नहीं पता कि उनके लिए बेस्ट क्या है, वो लोग डिसाइड नहीं करते। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी के। ऑफ कोर्स अगर डेमोक्रेसी है तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वैसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट डेमोक्रेसी कोई एक मैजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है, ये हमें भी समझना पड़ेगा, जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी तो ख़त्म नहीं कर दी। डेमोक्रेसी का सिंपल सा ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने डिसीजंस खुद लेती है, पीपल उसमें जो हैं वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। डेमोक्रेसी का सिंपल सा ये मतलब है। डेमोक्रेसी गारंटी नहीं देती कि जो डिसीजंस होंगे वो अच्छे होंगे या वो बेस्ट होंगे सिस्टम के लिए। डेमोक्रेसी अच्छी है नहीं है वो डिफरेंट चीज़ है, बट क्या ये जितने और फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उन सब में सबसे अच्छी है कि नहीं, ये मेन क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, पर इसके अलावा जो फॉर्म्स हैं जैसे डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, क्या उन सब से अच्छे हो सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सही है उसके लिए भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। कैसे, आप एक एग्जांपल से समझते हैं। चाइना में फेमीन आई थी, भुखमरी जिसे कहते हैं। जो चाइना में भुखमरी आई थी 1958 से 1961 के बीच में, वो दुनिया की वर्स्ट सबसे गंदी फेमीन रही थी वर्ल्ड हिस्ट्री में। ऐसे लोग पड़े रहते थे, ये तो डेथ हो जाती थी लोगों की भूख की वजह से। ये वर्स्ट फेमीन थी वर्ल्ड हिस्ट्री में चाइना के अंदर। लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए उसमें, 3 करोड़ लोग सिर्फ उस फेमीन में ख़त्म हो गए, खाना नहीं मिलने की वजह से। इंडिया में भी फेमीन आई थी, चाइना में भी आई थी, और चाइना का पड़ोसी इंडिया है, तो दोनों कंट्रीज़ में खाने की कमी हुई थी उस टाइम पर। बट इंडिया और चाइना में फ़र्क क्या था कि इंडिया में ये जो फेमीन थी ये ऑलमोस्ट बहुत कम इम्पैक्ट देके गई। चाइना में 30 करोड़ लोग मरे, तो यहाँ पे उसके मुकाबले कुछ भी नहीं मरे। तो चाइना में क्या है कि चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शंस नहीं होते हैं, उधर अपोजिशन ही नहीं है, वहाँ पे प्रेस ही नहीं है। ये क्या है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ ही नहीं कर सकते। इतने सारे लोग मरे फेमीन में, पर मीडिया उसको कवर नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा तो मीडिया की तो ख़त्म मीडिया, उसके बाद इलीगल हो जाएगी उसके बाद। तो डेमोक्रेसी की यही पावर है। इंडिया में क्या था कि जहाँ जहाँ पर भुखमरी आ रही थी वहाँ को मीडिया कवरेज दिया गया। वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी थी, वहाँ के जो एमपीज़ थे या एमएलएज़ थे, उन्होंने वॉइस रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा कर के कि नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता, इस एरिया में आप बेनिफिट्स दो, इस एरिया में आप खाना पहुँचाओ। तो इंडिया में क्या था कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनता गया कि नहीं, मेरे को तो लोगों को बचाना है, वरना मीडिया वाले, जनता का मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए इंडिया में फेमीन इम्पैक्ट नहीं कर पाई। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने इस एग्जांपल से समझा
कि इंडिया में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी अगर देश के साथ कुछ गलत हुआ तो। गवर्नमेंट की गलत डिसीजन की वजह से कुछ बुरा हो सकता है देश में। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी जो है मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे चाइना में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या हुआ है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो डिसीजन ले जनता के फेवर में, ना ले वो भी उनके हाथ में है। वो मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं लोगों को। पर डेमोक्रेसी में ये मैंडेटरी है कि आदमी जो जीता है वो जनता के लिए ही काम करे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हेल्प करे या ना करे, उसको करना ही पड़ेगा हेल्प। दैट्स द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो दूसरी बात क्या है कि डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन और डिस्कशंस पे चलती है। यहाँ पे ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे कोई अगर लॉ लाया जाता है, कोई बिल लाया जाता है तो उस पर बैठ करके पहले यहाँ पे इतने सारे लोग डिस्कशन करते हैं। ये तो एक साइड से दिखा रहा हूँ मैं, इस इमेज में है, बाकी चारों तरफ लोग भरे रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्कशंस होती है, मीटिंग होती है। तो हर चीज़ जब एक साथ होती है तो जो मिस्टेक के चांस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि हर लोग अपना ओपिनियन देते हैं और सब मिल कर के बेस्ट डिसीजन पर पहुंचते हैं। फाइनल जो डिसीजन बनता है वो सबसे बढ़िया डिसीजन बनता है। तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो क्वालिटी होती है कि इसमें गलती ना रह जाए। पता चला लॉ तो हम ले आए पर ग्राउंड लेवल पे जब हम उसे इम्प्लीमेंट करने वाले तो ये दिक्कत आए। तो ये दिक्कत आने से पहले ही वो चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाती है, सभी मिलकर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो जो डिसीजन फाइनल होता है वो बेस्ट डिसीजन होता है और उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है एक मेथड जिसमें हम डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से लड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक सोसाइटी है तो उसमें हर किसी के अपने ओपिनियन होंगे, अपना सोचने का तरीका होगा। कोई किसी पार्टी को फेवर करेगा, किसी के इंटरेस्ट अपने होंगे, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होगा, किसी को पॉलिटिक्स में होगा। पर इसमें क्या है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के प्रेफरेंस से मैच नहीं करते। बहुत लोगों के, एक कम्युनिटी के मैच कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सबके एक A to Z जितने लोग हैं सबके ओपिनियन मैच करें। अब में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है। तो हम उसमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं। ब्रूटल पावर एक तरीका है कि आओ मिलिट्री छोड़ दो, एक कम्युनिटी का डोमिनेंस दिखाओ, दूसरी कम्युनिटी को नेगलेक्ट कर दो। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में एक पीसफुल सॉल्यूशन मिलता है कि डेमोक्रेसी में कोई आदमी अगर जीता है, कोई पार्टी अगर जीती है तो वो परमानेंट विनर नहीं है और कोई इसमें परमानेंट लूज़र नहीं है। आज अगर कोई पार्टी जीती है, आज अगर कोई जीता है इलेक्शन, तो ये नहीं कि वो हमेशा ही जीतता रहेगा। और अगर आज कोई इलेक्शन हारा है तो वो कोई परमानेंट लूज़र नहीं है, वो जीत भी सकता है इलेक्शन अगली बार। तो डेमोक्रेसी में ये फ़ायदा है। तो इसीलिए इसी होप के साथ यहाँ पे जो और कम्युनिटीज़ है वो पीस में जीती है कि नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी जीत सकते हैं कभी ना कभी। और डेमोक्रेसी जो इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेजेस ही चेंज हो जाते हैं। आप यहाँ दिल्ली से उठ करके मेरठ जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। मेरठ से वाराणसी जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। इतने डिस्टेंस पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, सबकी अपनी अपनी भाषा है, फिर भी ये देश इतनी अच्छे से चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी ने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। डेमोक्रेसी जो डिग्निटी होती है सिटीज़न की, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसमें देखा जाता है कि जो पुअरेस्ट है या जो लीस्ट एजुकेटेड है उन सबको इक्वालिटी दी जाती है। कैसे? चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सब कानून की नज़रों में इक्वल हैं। चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो लीस्ट एजुकेटेड हो, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा हो, दोनों सब कोई बराबर हैं। अगर आप वोट डालने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके लिए एक VIP लाइन बनेगी, आप अमीर है तो VIP लाइन में घुस करके वोट डालेंगे। आप अगर वोट डालेंगे तो आपको भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा जिस लाइन में गरीब आदमी खड़ा है। आपको कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। कानून जब डिसीजन लेगी कोर्ट
तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप अमीर हो तो आपके फेवर में डिसीजन दें, नहीं, डिसीजन जो सही है उसके फेवर में दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पे काम चलता है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। जो गवर्नमेंट खुद मिस्टेक करती है वो अपने मिस्टेक्स ठीक कर सकती है डेमोक्रेसी में। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कि कह दे कि मैं जो डिसीजन लूँगा वो एकदम 100% सही होगा। 100% सही डिसीजन की गारंटी कोई सरकार नहीं दे सकती, पर डेमोक्रेसी में एडवांटेज है कि अगर कोई गलत डिसीजन लिया गया है तो जो गलत डिसीजन है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। आज नहीं और ज़्यादा दिनों तक वो गलती छुपती नहीं है। आज अगर कोई करप्शन हुआ है, आज नहीं तो कल उसका भांडा फूटने वाला है। पब्लिक डिस्कशन के लिए स्पेस है डेमोक्रेसी में, जहाँ पे डिस्कस करके हम सबसे अच्छे डिसीजन पे आने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ कुछ पॉलिसीज़ रह जाती है जिसको बाद में अमेंड कर दिया जाता है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट यूनिट होता है ख़त्म। और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है आप कमेंट में फ़ीडबैक भी दे सकते हैं मेरे को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जो लाऊंगा उसमें मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। और आज के लिए इतना ही। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वो होगा यूनिट 2 अपना।